सुमित के घर आते ही बेटे ने बताया कि मिश्रा अंकल क्रेटा गाड़ी ले आए हैं। पत्नी ने चाय का कप पकड़ाया और बोली, पूरे 17 लाख की गाड़ी खरीदी है और वो भी कैश में। सुमित हाँ हूँ करता रहा। आखिर पत्नी का धैर्य जवाब दे गया, हम लोग भी अपनी एक गाड़ी ले लेते हैं। तुम मोटरसाइकिल से दफ्तर जाते हो, क्या अच्छा लगता है सभी लोग गाड़ी से आए और तुम बाइक चलाते हुए वहाँ पहुँचो। कितना खराब लगता है। तुम्हें ना लगे पर मुझे तो लगता है। देखो, घर की किश्त और बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बाद इतना नहीं बचता कि गाड़ी लें, फिर आगे भी बहुत खर्चे हैं। सुमित धीरे से बोला, बाकी लोग भी तो कमाते हैं, सभी अपना शौक पूरा करते हैं। तुमसे कम तनख्वाह पाने वाले लोग भी स्कॉर्पियो से चलते हैं। तुम जाने कहाँ पैसे फेंक कर आते हो। पत्नी तमतमाई, अरे भाई, सारा पैसा तो तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, अब तुम जानो कहाँ खर्च होता है। सुमित ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती, तुम गांव की ज़मीन बेच दो, यही तो समय है जब घूम फिर ले। मरने के बाद क्या ज़मीन लेके जाओगे, क्या करोगे उसका। मैं कह रही हूँ कल जाकर सौदा तय करके आओ बस। पत्नी ने निर्णय सुना दिया। अच्छा ठीक है, पर तुम भी साथ चलोगी, सुमित बोला। पत्नी खुशी खुशी मान गई और शाम को सारे मोहल्ले में खबर फैल गई कि प्रिया जल्दी गाड़ी लेने वाली है। सुबह सुमित और प्रिया गांव पहुंचे। गांव में भाई का परिवार था। चाचा को आते देख बच्चे दौड़ पड़े। बच्चों ने उन्हें खेत पर ही रुकने को कहा, चाचा माँ आ रही है। तब तक सुमित की भाभी लोटे में पानी लेकर वहां आई और दोनों के जूड़ उतारने के बाद बोली, लल्ला अब घर चलो। बहुत दिन बाद वे लोग गांव आए थे। कच्चा घर एक तरफ गिर गया था। एक छप्पर में 2 गायें बंधी थी। बच्चों ने आसपास फुलवारी बना रखी थी, थोड़ी सब्जी भी लगा रखी थी। प्रिया को उस जगह की सुगंध ने मोह लिया। भाभी ने अंदर बुलाया, पर वह बोली, यहीं बैठेंगे। वहीं रखी खटिया पर बैठ गई। सुमित के भाई कथा कहते थे। एक बालक भागकर उन्हें बुलाने गया। उस समय वह राम और भरत का संवाद सुना रहे थे। बालक ने कान में कुछ कहा। उनकी आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। कंठ अवरुद्ध हो गया। जजमानों से क्षमा मांगते हुए बोले, आज भरत वंश से आया है राम की नगरी में। श्रोतागण समझ नहीं सके कि महाराज आज ये उल्टी बातें क्यों कर रहे हैं। नरेश पंडित अपना झोला उठाए नारायण को विश्राम दिया और घर को चल दिए। सुमित ने जैसे ही भैया को देखा दौड़ पड़ा। पंडित जी के हाथ से झोला छूट गया। भाई को गले लगा लिया। दोनों भाइयों की इस तरह लिपट कर रोते देखना प्रिया के लिए अनोखा था। उसकी भी आंखें नम हो गईं। भाव के बादल किसी भी सूखी धरती को हरा भरा कर देते हैं। वह उठी और जेठ के पैर छुए। पंडित जी के मांगल्य और वात्सल्य शब्दों को सुनकर वह अंतस्तक भरती गई। 2 पैक्ड कमरे में रहने की अभ्यस्त आंखें सामने की हरियाली और निर्दोष हवा से सिर हिलाती नीम, आम और पीपल को देख सम्मोहित सी हो रही थी। लेकिन क्रेटा का चित्र बार बार उस सम्मोहन को तोड़ रहा था। वह खेतों को देखती तो उसकी कीमत का अनुमान लगाने बैठ जाती। दोपहर में खाने के बाद पंडित जी नित्य मानस पढ़कर बच्चों को सुनाते थे। आज घर के सदस्यों में 2 सदस्य और बढ़ गए। अयोध्या कांड चल रहा था। मंथरा कैकेयी को समझा रही थी, भरत को राज कैसे मिल सकता है। पाठ के दौरान प्रिया असहज होती जाती, जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। पाठ खत्म हुआ। पोथी रख कर पंडित जी गांव देहात की समसामयिक बातें सुनाने लगे। प्रिया को इसमें बड़ा रस आता था। उसने पूछा कि क्या सभी खेतों में फसल उगाई जाती है। पंडित जी ने सिर हिलाते हुए कहा कि एक हिस्सा पड़ती पड़ा है। प्रिया को लगा बात बन गई। उसने कहा, क्यों न उसे बेचकर हम कच्चे घर को पक्का कर लें। पंडित जी अचकचा गए। बोले, बहू, यह दूसरी गाय देख रही हो, दूध नहीं देती, पर हम इसकी सेवा कर रहे हैं। इसे कसाई को नहीं दे सकते। तुम्हें पता है इस पड़ती खेत में हमारे पूर्वजों का जांगर लगा है। यह विरासत है। विरासत को कभी खरीदा या बेचा नहीं जाता। विरासत को संभालते हुए हम लोगों की कितनी पीढ़ियां खप गई। कितने बलिदानों के बाद आज भी हमने अपनी मही माता को बचा कर रखा है। तमाम लोगों ने खेत बेच दिए। उनकी पीढ़ियां अब मनरेगा में मजदूरी कर रही हैं।
या शहर के महासमुंदर में कहीं विलीन हो गई। तुम अपनी ज़मीन पर बैठी हो, इन खेतों की रानी हो। इन खेतों की सेवा ठीक से हो तो देखो कैसे माता मिट्टी से सोना देती है। शहर में जो हर लगा बेटा है वो सब कुछ हरने पर तुला है, संबंध, भाव, प्रेम, खेत, मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ। आज तुम लोग आए हो, लगा मेरा गांव शहर को पटखनी दे के आ गया। शहर को जीतने नहीं देना बेटा, शहर की जीत आदमी को मशीन बना देती है। हम लोग रामायण पढ़ने वाले लोग हैं, जहाँ भगवान राम सोने की लंका को जीतने के बाद भी उसे तज कर वापस अयोध्या ही आते हैं। अपनी माटी को स्वर्ग से भी बढ़कर मानते हैं। अंदर से भाभी आई और उसे अंदर ले गई। कच्चे घर का तापमान ठंडा था। उसकी मिट्टी की दीवारों से उठती खुशबू प्रिया को अच्छी लग रही थी। भाभी ने एक पोटली प्रिया के सामने रख दी और बोली, मुझे लल्ला ने बता दिया था, इसे ले लो, देखो इससे कार आ जाए तो ठीक, नहीं तो हम इनसे कहेंगे खेत बेच दें। प्रिया मुस्कुराई, विरासत कभी बेची नहीं जाती भाभी। मैं बड़ों की संगति से दूर रही ना, इसलिए मैं विरासत को कभी समझ नहीं पाई। अब यही इसी खेत से सोना उपजाएंगे और फिर गाड़ी खरीद कर आप दोनों को तीर्थ पर ले जाएंगे। कहते हुए प्रिया रो पड़ी। क्षमा करना भाभी। दोनों बहनें रोने लगी। अगले दिन जब सुमित और प्रिया जाने को हुए तो उसने अपने पति से कहा, सुनो, मैंने कुछ पैसे गाड़ी के डाउन पेमेंट के लिए जमा किए थे, उससे पड़ती पड़े खेत पर अच्छे से खेती करवाएंगे। अगली बार उसी फसल से हम एक छोटी सी कार लेंगे और भैया भाभी के साथ हरिद्वार चलेंगे। शहर हार गया जाने कितने बरस के बाद और गांव अपनी विरासत को मिला। सुमित इस मान पर गर्वित हो उठा था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।